गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। तो जैसे कि पता है बच्चों आपको, अपन जो बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन जो बात कर रहे हैं अपन ने यूनिट जो थर्ड स्टार्ट कर रखी है। यूनिट थर्ड जो आपके बायोलॉजी में एनसीईआरटी की यूनिट जो थर्ड है वो स्टार्ट अपन ने कर रही है। उसका नाम है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके अंदर 8, 9 और 10 जो चैप्टर, 8, 9 और 10 जो चैप्टर, उसमें अब जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो 8 नंबर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा है। उस चैप्टर का जो नाम है बच्चों, उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है आपके द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या, कोशिका जीवन की जो इकाई है उसके बारे में। इसके बारे में आपको पता हो तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर या इससे पहले वाली जो कक्षा थी लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की साइज के बारे में बात करी। फिर न्यूक्लियस के आधार पर अपन ने सेल्स को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्लासिफाइड किया। और उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया था अपने, जो एक बैक्टीरियल जो सेल थी उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने जो आगे की कक्षा की बात करी तो उसमें अपन ने जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें अपन ने यूकैरियोटिक सेल की डिस्कस की थी। और यूकैरियोटिक सेल्स होती है, आपको पता ही है बच्चों, प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है और प्लांट के अंदर पाई जाती है, एनिमल के अंदर पाई जाती है, फंजाई के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। उसके बाद अपन ने जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसका एक ओवरव्यू भी अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद जो अपन ने बात करें तो उसमें जो लास्ट जो अपना जो करंट लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो डिस्कस किया था वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो था। ठीक है, अब इसमें जो बात करते हैं, जो सेल वॉल की बात करते हैं, तो आज का जो वीडियो है, अपना जो वीडियो है बेस्ड है किस पे, सेल वॉल पे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात की तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों वो एक एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर ही पाई जाती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। सेल वॉल होती है जो ओनली किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। इसके बाद जो आज की अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में बात करें, जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेल वॉल है। क्या होती है सेल वॉल? तो सेल वॉल पहले तो याद रख लेना बच्चों, ये किसके अंदर, फंजाई और प्लांट के अंदर पाई जाती है, ओनली प्लांट्स के अंदर। इनको मैकेनिकल सपोर्ट और हार्ड जो नेचर प्रोवाइड करने के लिए किसमें, प्लांट के अंदर पाई जाती है। तो सेल वॉल की सबसे पहले अपन बात करें डेफिनेशन, उसके बाद इसके फंक्शन की बात करें, फिर इसके जो इसके कंपोनेंट्स है सेल वॉल के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट की दृष्टि से। नीट के अंदर इनके से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और सारे सर एनसीईआरटी से बनते हैं। एनसीईआरटी सारी इसमें मैंने एक लाइन भी नहीं छोड़ी है, सारी एनसीईआरटी यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, a non-living rigid structure called the cell wall form an outer covering of the plasma membrane of the fungi and plants। फंजाई और प्लांट्स, यहाँ पे फंजाई और प्लांट्स को अलग अलग क्यों लिखा है पहले ये और मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। फंजाई और प्लांट्स को यहाँ अलग अलग क्यों लिखा है कि फंजाई और प्लांट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे अपना क्लासिफिकेशन पढ़े, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें 2 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे, 3 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे, 4 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे, 5 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे। 2 किंगडम से केरोलोस लिनियस ने था, उसके अंदर प्लांटी और एनिमिलिया था। जो 3 किंगडम से हैकेल ने, जिसमें प्रोटिस्टा होता था। 4 किंगडम सिस्टम था वो किसने दिया था, एच.एफ. कॉपलैंड से मोनेरा को जोड़ा था। और 5 किंगडम सिस्टम था। तो 4th किंगडम सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या था, फंजाई और प्लांट्स दोनों को एक ही क्लास के अंदर रखा गया है, क्योंकि दोनों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो बाद में पता चला जब माइक्रोस्कोप का उसका और अच्छे से जब स्ट्रक्चर पता हुई तो वी टेकर ने फंजाई को एक अलग वर्ग में रखा, क्योंकि जो फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे होती है, काइटिन से बनी होती है, किटिन से बनी होती है। ठीक है, काइटिन से बनी होती है, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है काइटिन से बनी होती है, और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है बच्चों, सेलुलोज से बनी होती है। एक चीज तो यही याद रखना, लोज से बनी होती है, एक चीज तो यहीं पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो अपन ने तभी मैंने बता रहा हूँ इसको फंजाई को और प्लांट्स को अलग अलग रखा है, क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक रिजिड स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको किसके बाहर, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फंजाई और प्लांट्स होते हैं, फंजाई और प्लांट्स के। ठीक है, जैसे फंजाई की बात कर लो, प्लांट्स की बात कर लो, तो इनकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर और पाई जाती है। रिजिड मतलब कठोर स्ट्रक्चर पाई जाती है, निर्जीव, नॉन लिविंग
रिजिड स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। मान लो रेड वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके बाहर क्या होती है, ये क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। ये चाहे आप इसको फंजाई मान लो, इसको प्लांट मान लो, ठीक है। तो दोनों की बात कर रहा हूँ, इसकी जो होगी वो सेल वॉल किसी काइटिन से बनी होगी, इसकी होगी जो किसी सेल वॉल से बनी होगी। लेकिन ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर अपन बात करते हैं, फंजाई और प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। इसको क्या कहेंगे बच्चों, सेल वॉल कहेंगे। और सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल स्पेशली मतलब प्लांट जो फंजाई के अंदर पाई जाती है, इसके जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल की बात करें, देखो फंक्शन क्या क्या है सेल वॉल के, जो फंक्शन है वो सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है, देखो। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्स, क्या आती है, मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब इंजरी से प्रोटेक्ट करना। मान लो कोई गाय है, भैंस है, जाके पेड़ों में पाए जाते, पेड़ में खास कर ले इस प्रकार से, ठीक है। तो उसको इंजरी हो सकती है, कोई पत्थर मार, तो उसको एक तरह से क्या करती है, हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कोई आंधी का झोंका हो, है ना, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बनी रहे, ठीक है। तो ये क्या होती है, इस प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, उसको क्या करती है, एक ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि वो क्या करता है, उसकी रक्षा बनी रहे, से प्रोटेक्टिव रहे, ठीक है। देखो पहला फंक्शन क्या होगा, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्स। सेल्स को पड़ेगा, सारी की सारी सेल्स और ओवरऑल अपन बात करें, प्लांट को भी मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा ही, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। प्रोटेक्ट, दूसरा जो फंक्शन आता है इसका, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन, क्योंकि एक बैरियर की तरह कार्य करेगी। इट्स वर्क एज ए बैरियर की तरह कार्य करेगी। जो इन्फेक्टेंट जो है, चाहे अपना वायरस हो या बैक्टीरिया हो, तो इसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, और प्रवेश ही नहीं करेगा तो इसमें क्या हो, किसी प्रकार इन्फेक्शन से इसको क्योंकि बैरियर की तरह कार्य करेगी। मान लो ये कोई इन्फेक्टेंट है, तो ये क्या करेगी, ये जो सेल वॉल है इसको अंदर ही नहीं जाने देगी, इसको अंदर ही नहीं जाने देगी, तो अंदर ही नहीं जाएगी तो इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये क्या करेगी, बैरियर की तरह कार्य करेगी, और उससे क्या होता है, इसको प्रोटेक्शन मिलेगा इन्फेक्शन से, ठीक है। इसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा आता है, जो तीसरा फंक्शन आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये क्या होती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, शेप भी प्रोवाइड करती है। और जो प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल्स होती है मोस्टली जो इस प्रकार हेक्सागोनल प्रकार इस प्रकार से शेप होती है, तो इस प्रकार से शेप होती है। तो इसको क्या होती है, जो शेप होती है कोशिका की, वो भी इस प्रकार से इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। जो शेप होती है, जो सेल वाल की वजह से क्या होती है, सेल वाल प्रोवाइड द शेप टू द सेल, ठीक है। क्या कहती है, एक शेप भी बनी रहती है, इससे क्या होती है, जो आकार होता है ना कोशिका का, वो भी इससे बना हुआ रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, गिव द शेप टू द सेल। इससे क्या होगा कि कोशिका की जो सेल की होगी शेप, आकार किस प्रकार का है, उसका आकार को बनाए रखना। यदि ये सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर नहीं हो तो पिचक जाएगी, है ना, एक इकट्ठा हो जाएगा प्लांट तो पूरी तरह। तो ये क्या होती है, तो हार्ड और नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए क्या होती है, इट प्रोवाइड द शेप टू द सेल। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो बात आती है प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, देखो सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल के इंटरेक्शन का मतलब होता है कि देखो ये जो सेल वाल है, ये मान लो सेल वाल है, ये इसके सेल वाल है, ये इसके सेल वाल है, ये सेल वाल है, ये बीच में जो है ये सेल वाल है, ठीक है, ये सेल वाल है। देखो तो इसमें क्या होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन बनाता है, इस सेल का इसके साथ जुड़ा हुआ, देखो ये सेल वाल के माध्यम से जुड़ी है, ये सेल वाल सेल वाल सेल वाल। तो क्या सेल टू सेल जो इंटरेक्शन होता है किसके थ्रू होता है, ये सेल वाल के थ्रू होता है। जैसे अभी इसमें बताऊंगा, डायग्राम में बताएंगे अपन, जो डिस्कस करेंगे उसमें इसके जो लेयरिंग डिस्कस करेंगे। तो जो सेल टू, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार, इस प्रकार से बहुत सारी सेल है जो आपस में, जैसे इस पर बात करें तो बहुत सारे सेल आप चाहो तो इस प्रकार से दिखा सकते हो। देखो ये तो सेल टू सेल, ये जो सेल वाल है, देखो इनके बीच में, जो सेलों के बीच में इंटरेक्शन है वो इस प्रकार से होता है, देखो इस प्रकार से ये। तो सेल टू सेल जो इंटरेक्शन है वो इसमें जो होता है वो इस प्रकार से। तो ये क्या करती है, इस प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब क्या होता है, सभी सेलों के बीच में क्या होता है, अंतर संबंध बना के रखना है, इंटरेक्शन जो होती है वो बना के रखती है। इस बाद आता है, इस प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है कि जिसमें मैंने बताया कि बैरियर की तरह कार्य करती है। तो मान लो ये एक सेल, ये सेल वाल है, ये सेल वाल से ये सेल वाल एक सेल की, तो ये मान लो कोई मैक्रोमोलिक्यूलर बर्थ अणु है, अनडिजायरेबल है, इसकी जरूरत नहीं है, अनडिजायर्ड है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेगी, ये एक बैरियर की तरह कार्य की, इसको अंदर नहीं आने देगी, सेल के अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। इसको क्या करेगी, इसको इस कोशिका के अंदर या सेल के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, नहीं देगी, इसलिए क्या करेगी, इट्स प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल, इट्स प्रोवाइड बैरियर टू
अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल, जो अनडिजायर्ड जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, जो मैक्रोमोलिक्यूल को उसकी एंट्री नहीं होने देगी सेल के अंदर, उसको अंदर कोशिका के अंदर होगी, वो जो प्रवेश नहीं करने देगी। तो ये देखो बच्चों, ये अपन ने बात की सेल की डेफिनेशन की बात की, और जो सेल के फंक्शन है वो अपन ने बात की। आपको इसी प्रकार से नोट्स बना के उसी प्रकार से सारी के सारी जो है फंक्शन आपको लिखने हैं और याद करने हैं। इससे पहले वाले जो अपने सेल मेम्ब्रेन की बात की, उसमें सिंगर निकोलसन का डायग्राम बनाता है। उससे पहले जो अपन ने एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की, उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम दिए, वो सुंदर से डायग्राम बनाने हैं। आपको लर्न भी करने में, कभी भी टेस्ट लूंगा तो आपसे वो डायग्राम जरूर बनवाऊंगा, है ना। और वहाँ पे कभी अपन टाइम लगे बोर्ड पे बना के भी अपन डिस्कस करेंगे उसको। तो ये बात थी देखो, है ना। तो बच्चों ये अपन ने बात की सेल की डेफिनेशन की बात की, और जो अपन ने सेल के वाल के सेल वाल के डेफिनेशन और सेल वाल के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में डिस्कस की। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और आती है देखो बच्चों, जो महत्वपूर्ण बात आती है वो क्या आती है, जो एल्गी होती है, जिसको अपन प्लांट के अंदर ही पढ़ेंगे, है ना। एल्गी को जैसे प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, जैसे अपन जो क्लासिफिकेशन एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो प्लांट्स के जो वर्ग पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जो एल्गी की जो है सेलवाल है, देखो सेलवाल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ सेलवाल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे देखो सेलुलोज, प्लांट की भी सेलुलोज से बनी, लेकिन जो मोस्ट कंपोनेंट है दोनों में सेलुलोज, इसलिए क्या है दोनों को इसमें रखा गया है ना। तो इसमें बात करते हैं एल्गी, जिसको सेवाल होते हैं, ठीक है। एल्गी, तो एल्गी की जो सेलवाल होती है किससे बनी है, सेलुलोज से बनी होती है, ग्लाइकेन से बनी होती है, मेनॉन से बनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। याद कर लेना इस लाइन को ऐसे कैसे। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सेल वाल होती है, किसकी सेल वाल की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं किसकी सेल वाल की बात कर रहा हूँ, एल्गी की सेल वाल की बात कर रहा हूँ, एल्गी की सेल वाल की बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नीट में अंदर बनते हैं। तो मैं बताऊँ सेल वाल की बात करूँ, सेल वाल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ सेलुलोज, किससे बने, सेलुलोज, ग्लाइकेन्स और मेनॉन्स और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ग्लाइकेन से बनी होती है, मेनॉन से बनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, एल्गी की जो सेल वाल की बात करें तो। इसके बाद बात करते हैं सेल वाल ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट की जो सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है, देखो सेल वाल ऑफ द प्लांट की बात करते हैं, सेल वाल ऑफ प्लांट्स की किसी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज जो इसमें जो मोस्ट कंपोनेंट्स होता है सेलुलोज है। उसके बाद हेमी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। पैक्टिन से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, याद रखना। सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लाइकेन्स, मेनॉन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दोनों चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, है ना। दोनों ही जो लाइनें हैं वो आपको ऐसे कैसी लाइन होनी चाहिए। तो स्टार लगाया मैंने यहाँ पर, स्टार क्यों लगाया है कि दोनों जो लाइनें हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों जो लाइनें हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चों अब देखो जो बात करते हैं, जो आगे की जो बात करते हैं, तो इसमें आगे की बात में आते हैं लेयर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल होती है, उसमें क्या होती है, परतें पाई जाती है, ठीक है। लेयरिंग पाई जाती है। लेयरिंग किस प्रकार से पाई जाती है कि जो इनर मोस्ट होता है, सबसे पहले अपन जो यंग प्लांट्स की बात करते हैं, यंग सेल्स की बात करते हैं, तो यंग सेल्स बनती है, यंग प्लांट्स बनते हैं, उसके अंदर सबसे पहले जो डेवलप होता है वो क्या होती है, मिडिल लेमिला होती है, ठीक है। मिडिल लेमिला होती है, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, मिडिल लेमिला होती है, ठीक है। अभी बताएंगे मिडिल लेमिला क्या होती है। उसके बाद मिडिल लेमिला से क्या बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है। मिडिल लेमिला से फिर क्या बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, ठीक है। मिडिल लेवल के बाहर क्या डेवलप होती है, मिडिल लेमिला के बाहर क्या डेवलप होती है, प्राइमरी सेल वॉल डेवलप होती है ना। आउटसाइड टू द मिडिल लेमिला प्राइमरी सेल वॉल डेवलप, इट इनर साइड टू द सेल, है ना, टुवर्ड द इनर साइड की बात है अंदर की तरफ,
ठीक है, लुमेन की तरफ डेवलप होती है। सारी सारी ये परतें बता रहा हूँ, लुमेन जो कोशिका का जो लुमेन भाग होता है ना, ये केंद्र वाला भाग होता है, ये अंदर वाला, तो ये किधर, ये मिडिल लेमिला होगी, इसके अंदर क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल, मतलब लुमेन की तरफ डेवलप हो रही है ना, लुमेन जो अंदर का जो भाग होता है उसकी तरफ डेवलप होती है। तो देखो मिडिल लेमिला थी, मिडिल लेमिला जो यंग सेल्स होती है, यंग सेल यंग प्लांट्स होती है, उसके अंदर जो सबसे पहले क्या बनती है, मिडिल लेमिला बनती है। मिडिल लेमिला से क्या बनता है, आपके प्राइमरी सेल वॉल बनती है। प्राइमरी सेल वॉल से क्या बनता है, फिर आगे प्राइमरी सेल वॉल्स होती है। जैसे जैसे प्लांट्स मेच्योर होता है, मेच्योर होती है, जैसे जैसे प्लांट की सेल, प्लांट या सेल की जो मेच्योरिटी बढ़ती है, तो प्लांट और सेल की मेच्योरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होती रहती है। और प्राइमरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल से क्या बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। फिर प्राइमरी सेल वॉल से फिर क्या बनेगी, सेकेंडरी सेल, ये तो डिमिनिश हो जाएगी, ये तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। और प्राइमरी सेल वॉल से फिर क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। और सेकेंडरी सेल वॉल भी किसके 3 लेयर होती है, S1 S2 S3, ठीक है, इस प्रकार 3 लेयर होती है किसके अंदर, इसके अंदर प्राइमरी जो सेकेंडरी सेल वॉल उसके अंदर भी। लेकिन अपने एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो मिडिल लेमिला जो होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, याद रखना। तो ये जो है मिडिल लेमिला, ये वाली, ठीक है, मिडिल लेमिला अभी बताएंगे डायग्राम में क्या होती है। मिडिल लेमिला जो होती है किससे बनी होती है बच्चों, मिडिल लेमिला, ये रही मिडिल लेमिला, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। मिडिल लेमिला जो होती है किससे बनी होती है बच्चों, कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई होती है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। और ये क्या कहती है, मिडिल लेमिला कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, इसलिए क्या कहती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। देखो अब इसमें डायग्राम में फोकस करो एक बार, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, जो लेयर बताई ना मैंने एनसीईआरटी में, हालांकि इस प्रकार से नहीं देगा कहीं पे, लेकिन मैं आपको समझाने के साथ डायग्राम बनाया, इसमें समझने की कोशिश करना। मान लो ये जो कोशिकाएं हैं, देखो ये जो कोशिकाएं हैं, फिर मान लो ये कोशिका है, ये ठीक है, ये कोशिका है, एक कोशिका है, ये 2 कोशिका है, ये आपस में इस प्रकार प्लांट में इस प्रकार कोशिका होती है। मैंने 2 कोशिकाएं ली है, ठीक है, ए और बी, ये ए और बी 2 कोशिकाएं लिए यहाँ से, ठीक है, प्लांट की। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले बीच में क्या होता है, जब इनके यंग स्टेज होती है, तो यंग स्टेज में सबसे पहले बीच में इनके अंदर डेवलप क्या होता है, देखो ये ग्रीन वाला ये मिडिल लेमिला है। तो सबसे पहले क्या होती है, मिडिल लेमिला डेवलप होती है। देखो ये मैंने लिखा भी है नाम यहाँ पे, ये मिडिल लेमिला है, ठीक है, ये मिडिल लेमिला यहाँ पे लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मिडिल लेमिला डेवलप होगी। ये बीच में सबसे पहले क्या होती है, 2 सेल्स के बीच में क्या होती है, मिडिल लेमिला डेवलप होती है। मिडिल लेमिला किससे बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। अब दोनों के बीच में तो क्या करती है, काम क्या करती है, देखो दोनों के बीच में तो काम क्या करती है, अब देखो ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, ग्लूज का मतलब चिपका करती है 2 सेलों को, देखो एक बी, इस प्रकार बहुत सारे सेल होते हैं, ये इसके बीच में यहाँ पे होगी, इसके बीच में यहाँ पे होगी, इसके बीच में, तो 2 सेल्स या जो नेबरिंग सेल्स होती है ग्लू करके रहती है। ग्लू का मतलब है चिपका करना, ठीक है। ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, है ना, ए और बी जैसे के बीच में पाई जा रही है, और कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, और 2 नेबरिंग सेल्स को ग्लूज मतलब चिपका के रखती है आपस में, ठीक है, आपस में क्या करती है, चिपका के रखती है, दोनों को आपस में क्या करेगी, चिपका के रखेगी, ग्लूज करके रखेगी, ठीक है। कौन, कैल्शियम पेक्टेट। अब क्या मैंने क्या बताया, कैल्शियम पेक्टेट से जो मिडिल लेवल है उससे बाहर क्या बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है। देखो ये प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वाल ये बन गई, ये प्राइमरी सेल वाल बन गई, और इधर भी प्राइमरी सेल वाल, मतलब इस कोशिका की प्राइमरी सेल अंदर की तरफ, इस कोशिका की प्राइमरी सेल वाल अंदर की तरफ, इधर की तरफ होगी। देखो ये मिडिल लेमिला होगी, उधर प्राइमरी सेल वाल इस कोशिका की बन गई, और इधर प्राइमरी सेल वाल इस कोशिका की बन गई। ये देखो रेड वाली, ये मैंने यहाँ लिखा है, देखो रेड वाली को प्राइमरी सेल वाल लिखा है यहाँ पे, ये प्राइमरी सेल वाल, ये प्राइमरी सेल वाल, ठीक है। ये फिर बात करते हैं, कि मैंने क्या बताया था, प्राइमरी सेल वॉल जब प्लांट सेल मेच्योर होती है, और जैसे जैसे मेच्योर होती है प्लांट सेल्स से डिमिनिश हो जाती है, प्राइमरी सेल वॉल से क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो ये देखो, ये जो है, ये ब्लैक कलर का मैंने दिखा रखा प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की तरफ, ये क्या बना है, ये सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, ये सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल से फिर किस में, सेकेंडरी सेल वॉल में। सेकेंडरी सेल वॉल की 3 लेयरिंग होती है, S1 S2 एंड S3 होती है, ये इसमें दिखा नहीं रखा, अपन ने भी तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और प्राइम सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सबसे अंदर की तरफ, ये लुमेन की तरफ, कोशिका के लुमेन की तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो अंदर में रेड कलर से वापस दिखा है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मैंने नाम लिखा है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर की तरफ, ये जो लेयरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब एक टर्म्स आती है प्लाज्मोडेस्माटा, द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। देखो ये मिडिल लेमिला, ये ठीक है, ग्रीन वाली मिडिल लेमिला, ठीक है, और ये भी आपके सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, रेड और ब्लैक वाली लाइन है, एक रेड और ब्लैक वाली लाइन सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो देखो ये ब्लैक और रेड वाली कौन सी सेल वॉल है, और ये ब्लैक रेड और ब्लैक वाली सेल वॉल, इधर वाली सेल वॉल, उधर वाली सेल वॉल, इसको इसका सेल वॉल, इसको इसका, बीच में मिडिल लेवल ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है दो कोशिकाओं के बीच में, देखो ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है, ये इसमें देखो, इसमें इसको इसमें ऐसे इससे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या होती है, इन कोशिकाओं के बीच में क्या होती है, ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है। देखो यहाँ पे मैं, इसको ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसी होगी, इसकी ऐसी होगी, इसकी ऐसी, इसको हिंदी में जीवदेह तंतु बोलते हैं, इसकी ऐसे। तो इन क्या होती है, कोशिकाओं के बीच में, ऊपर वाली कोशिकाओं जैसे इसमें बीच में देखो, ये दो कोशिकाओं के बीच में इस प्रकार से ओपनिंग है। यदि यहाँ पे कोशिका होगी उसके बीच में इस प्रकार से, यहाँ कोशिका होगी उसकी इस प्रकार से, यहाँ कोशिका उसकी, तो क्या होती है, दो कोशिकाओं के बीच में ट्रांसवर्स जो होती है मिडिल लेमिला और जो सेल वॉल होती है, ट्रांसवर्स बाय द मिडिल, ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। इसको क्या बोलते हैं, ये ओपनिंग होती है दो कोशिकाओं के बीच में, है ना, ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा के दो कोशिकाओं के जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कनेक्ट करके रखता है। दो कोशिकाओं के जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। दो कोशिका ए और बी जो कोशिका है उनके जो साइटोप्लाज्म उनको क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, ऐसे जो आपस में, इस कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, यदि इनके कोई कंपोनेंट्स में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो क्या बैलेंस हो जाता है, इस कोशिका से इसमें बैलेंस हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा हो गया तो इधर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा इधर चला जाएगा। मतलब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है बैलेंस रहता है। इसको हिंदी में जीवदेह तंतु बोलते हैं। इट कनेक्ट है, आपको पूछ सकता है प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा का जो कार्य होता है बच्चों क्या होता है, इट्स कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स, इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स, मतलब नेबरिंग सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कनेक्ट करके रखता है। देखो यहाँ लिखा भी है अपने, है ना, देखो प्लाज्मोडेस्माटा, और प्लाज्मोडेस्माटा का ये तो गया द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसके बाद इसमें कनेक्ट द साइटोप्लाज्म बाय नेबरिंग सेल्स, है ना, जो नेबरिंग सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इसके बाद जो बात करते हैं वो करते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या है, ये तो अपन ने बात की थी, सेल वॉल की बात कर ली, मिडिल लेमिला की बात की थी, और प्लाज्मोडेस्माटा जो होती है उसकी बात कर ली, प्लाज्मोडेस्माटा फंक्शन क्या होते हैं उसकी बात कर ली, है ना। अब इसके बाद बात एक एनसीईआरटी में एक अलग से छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, वो आता है आपके एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स आपको मतलब जो मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनेल्स है, जैसे उनके जो फंक्शन होते हैं वो सिमिलर है। कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है उनके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं सिमिलर होते हैं या कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे से फंक्शन होते हैं और रिलेटेड होते हैं। इसका फंक्शन उसका फंक्शन, आपस में जो फंक्शन होते हैं उनके जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको एंडोमेम्ब्रेनस या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब आपस में जुड़े होते हैं, तो उनको किसके अंदर रखते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं। ऐसे ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, जैसे अपन बात करते हैं तो देखो इसमें मैंने लिखा भी है, एक लाइन भी लिखी, मेनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स टर्म्ड एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेट, उनके क्या कार्य होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको अंतःपर्दवी तालिका बोलते हैं, दूसरा गोल्जी बॉडी है, तीसरा पेरोक्सिसोम है, चौथा वैक्यूल है। तो मैं बात करूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और जो आपके लाइसोसोम है और वैक्यूल है, इनके जो होते हैं फंक्शन होते हैं आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं या कोऑर्डिनेटेड होते हैं। मतलब क्या होता है, इनका जो सबका कार्य क्या होता है, स्टोरेज करना, सीक्रेशन करना, तो ये क्या कार्य होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं चारों की, इसलिए क्या है, इनको क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। लेकिन जो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे मैं बात करूँ आपकी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सिसोम है, इनके जो फंक्शंस है इन अबाउ जो ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम वाले ऑर्गेनेल्स है इनसे रिलेटेड या कोऑर्डिनेट नहीं होते, तो इनको किसके अंदर रखते हैं, सो देर आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन से, जैसे हम अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, और आपके
पेरोक्सोम की बात करते हैं, इनके जो फंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं किनसे, जो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम वाले ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, जैसे अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और वैक्यूल, इनसे कोरिलेटेड नहीं होते हैं। तो इनको किस में कंसीडर किया है, सो दे दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। कौन कौन से हैं जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं है, नॉट कंसीडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, वो कौन कौन से, जैसे मैंने बताया ये देखो आपको ये बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सिसोम है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो मैंने डिस्कस किया है वो आज की कक्षा में यही डिस्कस किया है, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया है और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में दिया है। मैंने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की, एनसीईआरटी में दिया है वही डिस्कस किया। और भी कोई चीज़ नहीं समझा तो आप मैसेज करना, चैट करना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, ठीक है।